नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं जयंत साध्य पीएससी एकेडमी की टीम की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और बिल्कुल आज की क्लास में हम करने वाले हैं स्थायी समितियों से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपकी स्थायी समितियों के बारे में अलग से सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो बिल्कुल यहाँ से आपके आने वाले आगामी एग्ज़ाम में बिल्कुल आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो बिल्कुल, और कुछ अपडेटेड डाटा के साथ हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले जब हम पढ़ रहे थे तो उस टाइम आपका अपडेटेड डाटा नहीं प्राप्त हुआ था, पर अभी आपके निर्वाचन आयोग के द्वारा सारा अपडेट डाटा दे दिया गया है। तो बिल्कुल हम उस अपडेट डाटा के द्वारा पढ़ेंगे। सबसे पहले यदि मैं बात करूं ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के बारे में, तो पूरा इसका हम डिटेल देखते जाएंगे। ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के बारे में, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों की बात करता है तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो कौन सी धारा में इसकी चर्चा है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है धारा 46। पेपर का बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका स्थायी समिति। तो धारा 46 बात करता है आपके ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के बारे में। इसके अलावा मैं ग्राम पंचायत में यदि बात करूं स्थायी समितियों की संख्या कितनी होती है, स्थायी समितियों की संख्या कितनी होती है ये मैं बात करूं तो स्थायी समितियों की संख्या होती है आपके 5। कितनी होती है? 5। पेपर में यदि आपसे पूछा जाए तो आप सभी को याद रखना है कि इसमें आपके स्थायी समितियों की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है। वो 5 समिति कौन कौन सा है तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहला है आपका सामान्य प्रशासन समिति। सबसे पहला कौन है आपका? सामान्य प्रशासन समिति। इसके बाद मैं दूसरे नंबर पे यदि बात करूं तो दूसरे नंबर पे है आपका शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण। शिक्षा, स्वास्थ्य और है आपका समाज कल्याण। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण। इसके बाद अगला यदि मैं बात करूं तो अगला है आपका कृषि, राजस्व एवं वन। ठीक है। तो सबसे पहले इन 3 समितियों के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। टोटल आपकी 5 समितियां होती है ग्राम पंचायत में, जिसमें पहला है आपका सामान्य प्रशासन समिति। सामान्य प्रशासन समिति के बारे में यदि बात करोगे तो इस यहाँ का पद जो रहता है वो पदेन रहता है। कैसा रहता है आपका? पदेन। पदेन कहने का मतलब क्या होता है? पद में रहते तक। पदेन कहने का मतलब क्या होता है? पद में रहते तक। कैसे पद में रहते तक? तो जो भी आपके ग्राम पंचायत का सरपंच होगा, जो भी आपके ग्राम पंचायत का सरपंच होगा, वो सामान्य प्रशासन समिति का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। और वो भी कैसा? आपका पदेन रूप से। पदेन कहने का मतलब क्या हुआ? मैंने एक बार फिर से बताया है, पद में रहते तक। पदेन सदस्य का मतलब मैंने क्या बताया है आपको? पद में रहते तक। तो धारा 46 किसके बारे में बात करता है? ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के बारे में बात करता है। दूसरा समिति यदि मैं बात करूं जो कि आपका है शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण, और इसके अंतर्गत यदि मैं बात करूं शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण के अंतर्गत, तो यहाँ पर आपका उप सरपंच क्या होता है? अध्यक्ष होता है। और इसका पद भी कैसे होता है आपका? पदेन रूप से। उप सरपंच का पद भी कैसे होता है आपका? पदेन रूप से होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण, ये हो गया आपका। वहीं यदि मैं बात करूं आपके सामान्य प्रशासन समिति में सचिव कौन होता है, तो ग्राम पंचायत का सचिव ही सामान्य प्रशासन समिति का क्या होता है? आपका सचिव होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण, इस विभाग में आपका सचिव कौन होता है? तो जिस पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, आपके शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण के लिए क्या होता है? सचिव होता है। कृषि, राजस्व एवं वन, नाम से ही पता चल रहा है कृषि, राजस्व और वन। तो याद रखना है इसमें आपका पटवारी, वन रक्षक और सबसे बड़ा अधिकारी जो होगा वो है आपका कृषि विकास विस्तार अधिकारी। ठीक है। तो बिल्कुल ये याद रखना है आपको। वहीं हम क्वेश्चन की ओर आते हैं, तो चलिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आपका। चलो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन और बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। जितने भी बच्चे हैं ध्यान से पढ़िए और इसमें आंसर क्या होगा बताइए।
जवाब सही आ रहा है। ग्राम पंचायत में अधिकतम 3 स्थायी समितियां हो सकती है, ये कथन तो आपका गलत है, क्योंकि हमसे पेपर ने पूछा है सही क्या है। दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछ रहा है वो क्या है, ग्राम पंचायत में अधिकतम 5 स्थायी समितियां होती है। बिल्कुल आपको याद रखना है, ग्राम पंचायत में अधिकतम 5 स्थायी समितियां होती है। एक व्यक्ति अधिकतम 2 समितियों का सदस्य बन सकता है। अब यहाँ पर जो बात कर रहा है सदस्य का, यहाँ पर जो बात कर रहा है सदस्य का, ये सदस्य कोई और नहीं बल्कि आपका पंच होता है। और एक पंच, याद रखना है आपको, एक पंच अधिकतम कितनी समितियों का सदस्य हो सकता है यदि पूछेगा तो याद रखना है आपको, क्या चीज़ याद रखना है, एक पंच अधिकतम 2 समितियों का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति अधिकतम 3 समितियों का सदस्य हो सकता है, ये कथन आपका गलत है। ग्राम पंचायत स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है, ठीक है, ग्राम पंचायत आपके स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है, बिल्कुल सही है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करता है, गलत। याद रखना है आपको, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और पांचवा, यानी कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न, इस राज्य में ग्राम पंचायत के विषय विशेषज्ञ रूप में कितने सहयोजित किए जाते हैं। ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में विषय विशेषज्ञ के रूप में कितने सदस्य सहयोजित किए जाते हैं। जैसे कि आप ग्राम गौठान समिति बना दिए तो वहाँ पर विषय विशेषज्ञ के रूप में आप डॉक्टर को रखोगे, किसको रखोगे, डॉक्टर को। तो उसके बारे में बात कर रहा है कि ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के विषय में विषय विशेषज्ञ के रूप में कितने सदस्य सहयोजित किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए कोई नहीं, ऑप्शन बी 1 सदस्य, ऑप्शन सी 2 सदस्य, ऑप्शन डी 3 सदस्य। तो 3 समितियों के बारे में हमने देख लिया था ग्राम पंचायत में। और ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के लिए हम धारा कौन सा पढ़ने वाले हैं जी, यदि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखना है ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के लिए हम पढ़ने वाले हैं धारा कौन सा आपका 46। कौन सा धारा, 46। इसके अलावा चौथी समिति की यदि मैं बात करूं, 3 समिति हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया था। अगला समिति होता है आपका निर्माण एवं विकास समिति। कौन होता है आपका, निर्माण एवं विकास समिति। इसके अलावा यदि मैं बात करूं निर्माण एवं विकास समिति, इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो इसके अलावा कौन सी समिति और रहती है आपका, निर्माण एवं विकास। और अगला समिति है आपका कौन सा, गौठान समिति। अगला समिति कौन सा है आपका, तो याद रखना है गौठान समिति। यदि आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखना है धारा 46 ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के बारे में बात करता है। और इसके अंतर्गत यदि हम बात करेंगे आपके ग्राम गौठान समिति के अंतर्गत यदि मैं बात करूंगा तो इसमें आपको याद रखना है चौथा समिति जो है वो कौन सा है आपका, निर्माण एवं विकास। और अगला कौन सा है आपका, 5वां गौठान समिति। और स्थायी समितियों के विशेष विशेषज्ञ के रूप में, यानी कि जो उसका जानकार हो, ऐसे कम से कम 2 व्यक्तियों को आप रखते हो विषय विशेषज्ञ के रूप में। जैसे कि आप चले जाइए कृषि समिति में, तो वहाँ पर कृषि से रिलेटेड यानी कि खेत खार आपके फसल से रिलेटेड जानकारी रखने वाले कम से कम 2 विषय विशेषज्ञ को आपको रखना होगा। और ये कहता है आपका धारा 46। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है आपका, इस राज्य के एक ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों की संख्या कितनी होती है। और मुझे नहीं लगता कि इससे आसान आप लोगों के लिए कोई प्रश्न होगा। इस राज्य के ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन 1, 2, 3 और 5, बताओ जी। इस राज्य के ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों की संख्या कितनी होती है, बताइए। 1, 2, 3 और 5। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के बारे में, तो इसके लिए हमने धारा पढ़ा है कौन सा आपका, 46। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो सबसे पहला समिति है आपका सामान्य प्रशासन समिति। पहला क्या है आपका, सामान्य प्रशासन समिति सबसे पहला।
दूसरा, यदि मैं बात करूं सामान्य प्रशासन समिति के अलावा दूसरे प्रश्न की यदि मैं बात करूं, तो दूसरा प्रश्न आपको याद रखना है और वो है आपका शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण। तीसरे समिति की यदि मैं बात करूं, तो तीसरा समिति आपका हो जाएगा, सीक्वेंस में याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा आपको याद हो बिल्कुल कर लो, सीक्वेंस में याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। निर्माण एवं विकास समिति। अगला है आपका कृषि, राजस्व तथा वन। कृषि, राजस्व तथा वन। और पांचवा समिति है आपका ग्राम गौठान समिति। कौन सा है आपका? ग्राम गौठान समिति। तो ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों की संख्या के बारे में यदि बात करेगा, तो स्थायी समितियों की संख्या कितनी होती है? 5। ठीक है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, सबसे पहला है आपका सामान्य प्रशासन समिति, दूसरा है आपका शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण समिति, तीसरा है आपका निर्माण एवं विकास समिति, चौथा है आपका कृषि, राजस्व तथा वन समिति, पांचवा है आपका ग्राम गौठान समिति। तो इन पांचों के बारे में आपको याद रखना है कि ग्राम पंचायत के स्थायी समितियों की संख्या कितनी होती है, पूछेगा तो कितना होता है? 5। कितना होता है? 5। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यदि पूछा जाएगा तो बिल्कुल कितना होता है? 5। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कौन सा है? पंचायत समिति के सदस्य निर्वाचित होते हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, खंड विकास विस्तार अधिकारी द्वारा मनोनीत या दलीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत। अब यहाँ पर एक जो टर्म यूज किया गया है वो टर्म्स कौन सा है आपका? वो टर्म्स है आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? अब तक आप सबने पढ़ा है, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? तो याद रखना है, प्रत्यक्ष का मतलब यदि आपसे पूछा जाएगा तो जिसे जनता अपने मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुनता है, जिसे जनता अपने मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुनता है, उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष। जैसे कि आप ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष की यदि बात करोगे तो प्रत्यक्ष रूप से आप चुनते हो सरपंच को, और चुनते हो आप पंच को, और चुनते हो आप जनपद के सदस्य को, और सुनते हो आप जिला के सदस्य को। चुनते हो कि नहीं चुनते? तो जिसे आप अपने मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुनते हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? हमारे द्वारा चुना गया सदस्य जब अपने में से किसी एक व्यक्ति को, हमारे द्वारा चुना गया सदस्य जब अपने में से किसी एक व्यक्ति को क्या बनाता है? उप सरपंच, जनपद पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और जिला पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाता है, तब उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। जैसे कि पंच अपने में से किसी एक व्यक्ति को क्या बना देगा? उप सरपंच। प्रक्रिया डबल हो गई, हमारे द्वारा चुना गया पंच अपने में से किसी एक व्यक्ति को क्या बना रहा है? उप सरपंच। वैसे ही आप जाओगे जनपद में, तो जनपद पंचायत में जनपद के सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, तो जनपद पंचायत के सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को क्या बनाते हैं? अध्यक्ष, और एक व्यक्ति को क्या बनाते हैं? उपाध्यक्ष। वहीं यदि मैं बात करूं जिला पंचायत का, तो जिला पंचायत में आपको याद रखना है, एक व्यक्ति को क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष, और एक व्यक्ति को क्या बनाया जाता है? उपाध्यक्ष। तो पेपर में यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है, ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा, ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है
ये आपको याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो। ठीक है, तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? और हिंदी व्याख्याता की स्पेशल क्लास चल रही है। सबको पता है कि शिक्षक भर्ती का वैकेंसी आने ही वाला है जल्द ही, और इस बीच यदि आप हिंदी व्याख्याता की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। नेहा मैम जो कि आपको हिंदी व्याख्याता की क्लास पढ़ाएंगी, नवीन संस्करण अभी स्टार्ट हुआ है आपका। कोर्स की विशेषताएं क्या होंगी, तो पीडीएफ नोट्स उपलब्ध करवाया जाएगा बेसिक टू एडवांस लेवल पैटर्न के अनुरूप। ठीक है, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप क्लासेस करेंगे। रेगुलर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध हैं, तो बिल्कुल आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से ये क्लास परचेस कर सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, अब तक आप में से कोई भी अभ्यर्थी यदि ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास से नहीं जुड़ पाया है तो बिल्कुल आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास से जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ें जो आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनपद पंचायत के लिए हम यदि स्थायी समिति की बात करें, किसके लिए? जनपद पंचायत की स्थायी समिति के बारे में यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका स्थायी समिति होता है 5। याद रखना है, सबसे बड़ा संशोधन और आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन। इसके पहले हम देखते थे कि 5 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 7 था, ऐसा हमने पढ़ा था। पर अभी मैं सबसे पहली चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जनपद पंचायत की स्थायी समिति के लिए हम धारा पढ़ते हैं कौन सा? धारा पढ़ते हैं हम कौन सा? 47। कौन सा धारा पढ़ते हैं? धारा 47। और धारा 47 कहता है आपका कि जनपद पंचायत में स्थायी समितियों की संख्या कितनी होगी, तो याद रखना है 5। इसके पहले हमने देखा था कि आपके जनपद पंचायत के बारे में यदि मैं बात करूं, ठीक है, किसके बारे में? जनपद पंचायत के बारे में यदि मैं बात करूं तो कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 देखा था। वो कॉन्सेप्ट अब छोड़ दीजिए, अब आपका अपडेट डाटा के साथ मैं पढ़ा रहा हूं, जिसमें आपको याद रखना है स्थायी समितियों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखना है 1 2 3 4 नहीं बल्कि 5। पेपर में यदि पूछ दे कि जनपद पंचायत में धारा 47 के अंतर्गत स्थायी समितियों की संख्या कितनी है, तो याद रखना है 5। पर यदि आपका विहित प्राधिकारी जैसे कि कलेक्टर के कहने पर यदि जरूरत हो तो हम 6वां या 7वां समिति का गठन कर सकते हैं। सुन रहे हो बात को? पेपर में यदि पूछता है कि जनपद पंचायत में स्थायी समितियों की संख्या कितनी है, तो कितना है आपके पास? 5। जनपद पंचायत में स्थायी समितियों की संख्या कितनी है यदि पूछेगा तो कितना है आपके पास? 5। दूसरा चीज आपको याद रखना है, विहित प्राधिकारी या कलेक्टर के कहने पर यदि किसी जनपद पंचायत या जिला पंचायत में आपकी आवश्यकता है तो बिल्कुल आप 6वां और 7वां समिति बना सकते हो। पर अभी फिलहाल आप लोग आंसर में क्या लेना? 5। अब वो 5 समिति कौन कौन सा होगा उसके बारे में भी मैं बात कर लेता हूं। तो सबसे पहला होगा आपका सामान्य प्रशासन समिति। ध्यान से सुनना क्योंकि यहां से प्रश्न आएगा ही आपके पेपर में। सबसे पहले याद रखना है आपको, क्या चीज याद रखोगे? सबसे पहले आपको याद रखना है सामान्य प्रशासन समिति, दूसरा शिक्षा समिति, दूसरा आपका शिक्षा समिति। अगला आपको याद रखना है शिक्षा समिति के बाद कौन सा समिति है आपका? कृषि समिति। तीसरा आपका कृषि समिति। चौथा है आपका संचार एवं संक्रमण, संचार एवं संक्रमण समिति। आखिर ये संचार एवं संक्रमण समिति क्या है जिसके बारे में आपको पढ़ना पड़ रहा है, उसके बारे में हम पूरा डिटेल देखेंगे क्लास में। संचार एवं संक्रमण के बाद अगला समिति जो 5वां समिति है आपका वह है सहकारिता एवं उद्योग। सहकारिता एवं उद्योग। जनपद पंचायत में 5 समिति। पहला आपका सामान्य प्रशासन समिति, दूसरा आपका शिक्षा समिति, तीसरा है आपका कृषि समिति,
चौथा है आपका संचार एवं संक्रमण, और पांचवा समिति है आपका कौन सा? तो पांचवा समिति आपका जो है वो है आपका सहकारिता एवं उद्योग। जनपद पंचायत में 5 तरीके की स्थायी समिति होती है। कभी यदि आवश्यकता हुआ तो विहित प्राधिकारी जैसे कि आपके कलेक्टर के कहने पर 6वां और 7वां समिति का गठन कर सकते हो, पर फिलहाल याद रखना है 5 समिति। जनपद पंचायत की स्थायी समिति के लिए धारा कौन सा पढ़ते हैं? तो याद रखना है धारा 47। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सामान्य प्रशासन समिति। सबसे पहले यदि मैं बात करूं सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखना है आप सभी को जनपद का अध्यक्ष, जनपद का अध्यक्ष। और इसका पद कैसे होता है? तो याद रखना है पदेन रूप से। पदेन का मतलब क्या होता है? पद में रहते तक। पदेन सदस्य का मतलब क्या होता है? पद में रहते तक। तो जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के विषय में यदि बात किया जाएगा तो याद रखना है जनपद का अध्यक्ष आपका पदेन रूप से सामान्य प्रशासन समिति का क्या होता है? जनपद का अध्यक्ष पदेन रूप से सामान्य प्रशासन समिति का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। पेपर में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष क्या अपना त्यागपत्र दे सकता है? तो याद रखना है ये अपना त्यागपत्र नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इसका पद कैसा है आपका? पदेन रूप से। क्योंकि इसका पद कैसा है आपका? पदेन रूप से। जनपद पंचायत अध्यक्ष के बारे में यदि बात किया जाएगा तो याद रखना है इसका पद है आपका पदेन रूप से। इसके साथ ही साथ याद रखना है ये अपना त्यागपत्र नहीं दे सकता क्योंकि इसका पद क्या होता है? पदेन रूप से। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यदि मैं बात करूं, इसके सदस्य जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं किए जाते। इसके अध्यक्ष का पद पहले से ही डिसाइड होता है कि जो जनपद पंचायत का अध्यक्ष बनेगा वही व्यक्ति पदेन रूप से इसका क्या बनेगा? अध्यक्ष। तो इसमें अध्यक्ष के पद के लिए अलग से नामित करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इसके सदस्य जनपद पंचायत द्वारा चुने जाते हैं। तीसरा, यह वार्षिक बजट और लेखाओं पर विचार करती है। अन्य समितियों के सभापति इसके सदस्य होते हैं। विधायक जो जनपद पंचायत के सदस्य हैं समिति के पदेन सदस्य होते हैं। यह जनजाति कल्याण विषय पर विचार करती है। तो इसके सदस्य जनपद पंचायत द्वारा चुने जाते हैं, बिल्कुल सही है। इसके सदस्य आपके, अगर सामान्य प्रशासन समिति के बारे में बात करोगे, किसके बारे में? सामान्य प्रशासन समिति के बारे में यदि बात करोगे तो थोड़ा सा यदि हम देखें कि आपके इसके सदस्य जनपद पंचायत के द्वारा चुने जाते हैं क्या करके, तो एक हिसाब से यदि देखोगे तो आपका ये आंसर गलत भी हो सकता है। क्यों गलत हो सकता है? क्योंकि इसमें जो आपके अन्य समितियों के सभापति होते हैं, अन्य समितियों के सभापति जो होते हैं वो इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। उस आधार पे आपका ये वाला पॉइंट भी गलत हो जाता है। यह वार्षिक बजट और लेखाओं पर विचार करती है। विधायक जो जनपद पंचायत के सदस्य हैं समिति के पदेन क्या होते हैं? आपके सदस्य होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न आता है हमारा दूसरा पॉइंट, इसके सदस्य जनपद पंचायत द्वारा चुने जाते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया भी था, क्या बताया था? धारा 46 आपका कहता है ग्राम पंचायत की स्थायी समितियाँ। किसके बारे में बात करता है? ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के बारे में। और ग्राम पंचायत में जिस सदस्य की बात करता है वो कोई और नहीं आपका पंच है। तो उसी के हिसाब से यदि मैं देखूं तो आपका दूसरा पॉइंट भी सही होता है। कब? क्योंकि इसके सदस्य कहाँ से बनते हैं? आपके जनपद पंचायत के सदस्य ही क्या बनते हैं? आपके सभापति। तो उस हिसाब से यदि देखोगे तो ये तो आपका सही होगा।
क्योंकि देखो, जैसे आपके ग्राम पंचायत में 5 लोग सदस्य बनते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर आपके जनपद पंचायत के सदस्य क्या बनते हैं, किसी न किसी समिति के सभापति बनते हैं। और वही पॉइंट आपका कहता है कि अन्य समितियों के सभापति इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। ऐसा विधायक जिसका क्षेत्र पूर्णतः नगरीय ना हो, और जो जनपद पंचायत का सदस्य है समिति का पदेन सदस्य होता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, तो जब आप जनपद पंचायत का गठन पढ़ते हो, तो जनपद पंचायत के गठन में आप क्या पढ़ते हो, 1/5 या 20% सरपंच जनपद पंचायत के क्या होते हैं, पदेन सदस्य। और आपके विधानसभा क्षेत्र के विधायक जिसका क्षेत्र उस जनपद क्षेत्र में पड़ता होगा, ऐसा व्यक्ति आपका पदेन सदस्य बनता था। पर स्थायी समिति के मामले में याद रखना है, 1/5 या 20% सरपंच नहीं, केवल विधानसभा का सदस्य होता है पदेन सदस्य के रूप में। अरे आपके सरपंच हो गया, पंच हो गया, उन लोग तो ऑलरेडी अपने ही ग्राम पंचायत की स्थायी समिति में रहते हैं। पर याद रखना है, विधानसभा का सदस्य होता है केवल पदेन सदस्य के रूप में आपके कहाँ पर, स्थायी समिति में। अभी हम स्थायी समिति पढ़ रहे हैं। और जनपद में कितना स्थायी समिति होता है आपका, 5। जनपद में कितना स्थायी समिति होता है आपका, 5। तो इन 5 समिति का पदेन सदस्य होता है कौन, आपका उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाला विधायक जिसका क्षेत्र उसी जनपद क्षेत्र में पड़ता होगा। समझ रहे हो बात को? जनपद पंचायत में समितियों की संख्या 5, और इन 5 की 5 समिति का सदस्य रहता है पदेन सदस्य आपका विधायक, अगर उसका उस जनपद क्षेत्र में नाम आता होगा तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3 और 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामान्य प्रशासन समिति के बारे में फिर बात कर रहा है। चलो जी, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के बारे में बात करूं, तो सबसे पहले यदि जनपद की स्थायी समितियों के लिए धारा के बारे में मैं बात करूं, तो इसके लिए हम धारा पढ़ते हैं। कौन सा आपका धारा है? आपका 47। जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के विषय में यदि मैं बात करूं, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के विषय में यदि मैं बात करूं, तो धारा 47 में हम पढ़ते हैं स्थायी समितियों के बारे में।
जनपद पंचायत के अध्यक्ष समिति का सभापति होता है, बिल्कुल याद रखना है। जनपद पंचायत का अध्यक्ष इस समिति का सभापति। सभापति कहने का मतलब क्या है आपका? अध्यक्ष। सभापति कहने का मतलब क्या है आपका? अध्यक्ष। साथ ही साथ याद रखना है ये व्यक्ति त्यागपत्र नहीं दे सकता, क्योंकि इसका पद क्या होता है आपका? पदेन रूप से। या तो केवल एक कंडीशन है कि वो अपने अध्यक्ष का पद ही छोड़ दे। क्या करें? यदि वो अपने अध्यक्ष का पद ही छोड़ देता है, ऐसे कंडीशन में बिल्कुल फिर हम क्या कर सकते हैं आपका? बिल्कुल नियम से चल सकते हैं। दूसरा, समिति का सभापति सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। अगला है आपका, समिति का सभापति जनपद पंचायत के अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है। यह भी कथन गलत है। समिति का सभापति सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित किया जाता है। यह भी कथन आपका गलत है। समस्त स्थायी समिति के सभापति सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य होते हैं। यह बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और ई। आंसर क्या होगा आपका? ए और ई। ठीक है, तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? ए और ई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, जनपद पंचायत की किस समिति का पदेन सदस्य होता है? एकदम आसान प्रश्न। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, यदि आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा, लिटिल मोर, थोड़ा सा भी यदि आपने ध्यान दिया होगा, तो ये प्रश्न आपसे बनेगा। सबसे पहले यदि मैं बात करूं, जनपद पंचायत की किस समिति का पदेन सदस्य नामांकित किया जाता है? चलिए बताइए आंसर क्या होगा? चलिए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं और बिल्कुल सारे बच्चों का कमेंट सही आ रहा है। ठीक है, आज का ये क्लास पढ़ने के बाद हो सकता है हम क्वेश्चन कम करें, पर आज का ये क्लास करने के बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा स्थायी समिति से रिलेटेड। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं आपके सामान्य प्रशासन समिति के बारे में, ठीक है, तो स्थायी समितियों के बारे में यदि मैं बात करूं तो स्थायी समिति के लिए हम धारा कौन सा पढ़ते हैं आपका? तो याद रखना है धारा 47। समितियों की संख्या कितनी होती है? 5। वो 5 कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। सबसे पहला होता है आपका सामान्य प्रशासन समिति। सामान्य प्रशासन समिति, सामान्य प्रशासन समिति। दूसरा आपको याद रखना है, सामान्य प्रशासन समिति के बाद क्या चीज़ याद रखना है? सामान्य प्रशासन समिति के बाद आपको याद रखना है शिक्षा समिति। अगला है आपका कृषि समिति। अगला है आपका संचार एवं संकर्म, जिसके अंतर्गत आपका सिंचाई, लघु सिंचाई ये सब आता है। अगला है आपका सहकारिता एवं उद्योग, और इसको आपसे अच्छा कौन समझेगा? जितने भी स्व सहायता समूह की महिलाएं होती है उसके बारे में बात करता है आपका सहकारिता एवं उद्योग के अंतर्गत। याद रखना है, जनपद पंचायत में धारा 47 के अंतर्गत हम स्थायी समितियों के बारे में पढ़ते हैं। 5 स्थायी समितियां हैं, जिसमें एक है आपका सामान्य प्रशासन समिति, दूसरा है आपका शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा समिति, तीसरा है आपका कृषि समिति, चौथा है आपका संचार एवं संकर्म, पांचवा है आपका सहकारिता एवं उद्योग। पांचवा कौन सा है आपका? सहकारिता एवं उद्योग। पांचवा कौन सा होता है आपका? सहकारिता एवं उद्योग। अब मैंने कहा था कि हम स्थायी समिति की जब बात करते हैं तो स्थायी समिति की जब बात करोगे तो यहाँ पर 1/5 या 20% सरपंच नहीं आएगा। वो तो जब हम गठन के बारे में पढ़े थे,
जनपद पंचायत के जब गठन या संरचना के बारे में पढ़े थे वहाँ पर भले आता, पर अभी तो हम स्थायी समिति के बारे में पढ़ रहे हैं। और स्थायी समिति में पदेन सदस्य केवल और केवल होता है आपका ऐसा विधायक जिसका उस जनपद क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र पड़ता होगा, जिसका क्षेत्र पूर्णतः नगरीय ना हो। और मैंने कहा भी था कि विधायक जनपद पंचायत में जितनी भी समितियां होती है सारी समितियों का क्या होता है, पदेन सदस्य होता है। और यहाँ पर तो केवल आपको 3 समिति दिया है, शिक्षा, कृषि और सामान्य प्रशासन समिति। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। मैंने पहले ही कहा है क्वेश्चन कम रहेगा, पर आज का ये क्लास करने के बाद आपको बिल्कुल डाउट नहीं होगा स्थायी समिति से रिलेटेड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न कौन सा हो जाएगा, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का निर्माण कैसे होता है। बेहद आसान प्रश्न, कुछ कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, पर पहले आप लोग इसका आंसर बता दीजिए ताकि मैं इसका डिटेल बता पाऊं। जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का निर्माण कैसे होता है, बताइए कैसे होता है। आज का क्लास डिटेल वाला क्लास है ना, ये मत बोलना कि सर टाइम बहुत ले रहे हो, क्वेश्चन कम करवा रहे हो। भाई आपको मैं पूरा डिटेल चीज़ें बता रहा हूँ ताकि इसके बाद आपको सामान्य प्रशासन समिति पढ़ना ना पड़े, ठीक है। मैंने पहले ही कहा है टाइम ज़्यादा लूँगा पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, ठीक। चलो, तो जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का निर्माण कैसे होता है बताइए। सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। स्थायी समितियों के सभापति इस समिति के सदस्य होते हैं। इसे प्रशासनिक विशेषज्ञ नामित किए जाते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं जनपद का, तो जनपद में स्थायी समितियों के लिए हम पढ़ते हैं धारा कौन सा आपका 47। दूसरा, सामान्य प्रशासन समिति की बात करूं तो इसके अध्यक्ष का पद, इसके अध्यक्ष का पद कैसा होता है आपका पदेन रूप से। और जनपद पंचायत का अध्यक्ष, जनपद पंचायत का अध्यक्ष ही इस समिति का क्या बनता है, अध्यक्ष बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं सभापति। साथ ही साथ मैंने बताया था कि इस समिति का पद पदेन रूप से है, इसीलिए ये अपना त्याग पत्र नहीं दे सकता, या तो डायरेक्ट वो अपना क्या कर दे, पद ही छोड़ दे। तीसरा, यहाँ पर सचिव कौन होता है, तो जनपद का सीईओ, जनपद का सीईओ यानी कि जनपद का मुख्य कार्यपालन अधिकारी। सीईओ का मतलब क्या हुआ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चीफ का मतलब क्या होता है मुख्य, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है आपका कार्यपालन, और ऑफिसर का मतलब क्या होता है अधिकारी। कहीं पर जनपद सीईओ रहेगा, कहीं पर जनपद का मुख्य कार्यपालन अधिकारी रहेगा, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, याद रहेगा इतना। अब सदस्य के बारे में मैं यदि बात करूं तो सदस्य के मामले में याद रखना है अन्य समितियों के सभापति, अन्य समितियों के सभापति, और सभापति कहने का मतलब क्या है आपका अध्यक्ष। सभापति कहने का मतलब क्या है आपका अध्यक्ष, सभापति कहने का मतलब क्या है आपका अध्यक्ष। तो अन्य समितियों के सभापति, अन्य समितियों के सभापति इसके क्या होते हैं, सामान्य प्रशासन समिति के आपके अध्यक्ष होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा सी, स्थायी समितियों के सभापति इस समिति के क्या होंगे, सदस्य होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है आपका, जिला पंचायत के विषय में सही क्या है पूछ रहा है, बताओ जी। चलिए बताइए, जिला पंचायत की समितियों के बारे में बात कर रहा है, तो बताइए जिला पंचायत की स्थायी समितियों में क्या होगा। ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन बिल्कुल आपसे बनेगा। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो जिला पंचायत की स्थायी समितियों के बारे में यदि मैं बात करूं तो धारा 47, धारा 47 आपका क्या कहता है, जिला पंचायत के
जिला पंचायत के समितियों के बारे में बात करता है आपका धारा 47। सबसे पहला प्रश्न, अब यहाँ पर भी समितियों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर भी समितियों की संख्या होती है 5। ये अगर छठवां और सातवीं समिति की जरूरत पड़ा आगे चल के, तो विहित प्राधिकारी जैसे कि आपके कलेक्टर के कहने पर छठवां और सातवां समिति का गठन किया जा सकता है। पर जिला पंचायत के मामले में याद रखना है आपको, समिति कहेगा तो केवल 5 याद रखना। वो 5 कौन कौन सा है? तो पहला याद रखना है आपको, वो 5 कौन कौन सा है यदि पूछेगा तो पहला याद रखना है आपको। पहला कौन सा होगा? पहला आपको याद रखना है, पहला समिति यदि कहेगा तो याद रखना है सामान्य प्रशासन समिति। पहला कौन सा होगा? सामान्य प्रशासन समिति। दूसरा याद रखना है आपको, दूसरा समिति कौन सा हो जाएगा? शिक्षा समिति। दूसरा समिति कौन सा हो जाएगा आपका? शिक्षा समिति। तीसरा समिति कौन सा हो जाएगा आपका? कृषि समिति। चौथा कौन सा हो जाएगा आपका? संचार एवं संकर्म। और पांचवा समिति हो जाएगा, गुड मॉर्निंग सर, अच्छा, सहकारिता एवं उद्योग। सहकारिता एवं उद्योग, ये हो जाएगा आपका 5वां समिति। सबसे पहले हमने देखा कि सामान्य प्रशासन समिति, दूसरा आपका शिक्षा समिति, तीसरा आपको कृषि समिति, चौथा आपका संचार एवं संकर्म समिति और पांचवा है आपका सहकारिता एवं उद्योग समिति, जिसका कॉन्सेप्ट बिल्ट हो चुका है आपके जनपद पंचायत को लेकर। तो यहाँ पर भी आपका बिल्ट हो जाएगा धारा 47 में जिला पंचायत में। सबसे पहला समिति सामान्य प्रशासन समिति, दूसरा है आपका शिक्षा समिति, तीसरा है आपका कृषि समिति, चौथा है आपका संचार एवं संकर्म, पांचवा है आपका सहकारिता एवं उद्योग। अब हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सामान्य प्रशासन समिति में स्थायी समितियों के सभापति, स्थायी समितियों के सभापति सदस्य होते हैं। सामान्य प्रशासन समिति में स्थायी समितियों के सभापति क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, सामान्य प्रशासन समिति के सदस्यों का निर्वाचन जिला पंचायत के सदस्य करते हैं। अगला, शिक्षा समिति का सभापति जिला पंचायत का उपाध्यक्ष होता है। बिल्कुल सही है, याद रखना है। ग्राम पंचायत में जाओगे तो वहां की शिक्षा समिति का अध्यक्ष रहेगा उप सरपंच, अध्यक्ष बोले तो आपका सभापति। जनपद पंचायत में जाओगे कि जनपद पंचायत की शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन है, तो वहां पर रहेगा जनपद का उपाध्यक्ष। और जिला पंचायत की आप यदि शिक्षा समिति में जाते हो तो वहां पर आपका कौन रहेगा? तो वहां पर आपको याद रखना है जिला पंचायत की शिक्षा समिति का आपका अध्यक्ष होता है जिला पंचायत का उपाध्यक्ष। कहने का मतलब, यदि आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया होगा तो हर पंचायत का सेकंड पर्सन, सेकंड मतलब जैसे कि उप सरपंच, जनपद का उपाध्यक्ष, जिला का उपाध्यक्ष, अपनी अपनी शिक्षा समिति का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। शिक्षा समिति के सदस्य जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। गलत। अगला, सामान्य प्रशासन समिति में एक महिला सदस्य होती है। शिक्षा समिति में एक अंतर, देखो याद रखना है, सामान्य प्रशासन समिति में नहीं बल्कि शिक्षा समिति में एक महिला होती है। सामान्य प्रशासन समिति में नहीं बल्कि आपके शिक्षा समिति में एक क्या होती है? महिला होती है।
दूसरा आपको याद रखना है, शिक्षा समिति में एक अंतर जातीय या अंतर जनजातीय वर्ग का सदस्य होना आवश्यक है। शिक्षा समिति में एक अध्यक्ष और एक आपका शिक्षा समिति में एक अंतर जातीय यानी कि एससी, एक अंतर जनजातीय यानी कि आपके एसटी, और इसके साथ साथ आपकी महिला शिक्षा समिति में याद रखना है। एक एसटी या एससी और एक महिला का होना अनिवार्य है। तो आंसर यदि देखोगे तो आपका सही कौन सा हो जाएगा? बी वाला, पहला, तीसरा और छठवां। और मैंने पहले ही बताया है कि जिला पंचायत की स्थायी समितियों के लिए हम कौन सा आपका वो पढ़ते हैं, क्या बोलना चाहिए, धारा पढ़ते हैं, तो धारा 47। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा होगा? और उसके पहले आपका सीजीपीएससी प्रीलिम्स का अधिकारी बैच प्रारंभ हो चुका है, बिल्कुल आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, जिला पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में सही क्या है पूछ रहा है। चलो बताओ, ध्यान से पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। अभी जस्ट मैंने बताया है, यदि आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो बिल्कुल यहाँ से भी प्रश्न आपसे बन जाएगा। जिला पंचायत की शिक्षा समिति के बारे में मैं बात करूँ तो सबसे पहले यदि जिला पंचायत की स्थायी समितियों के बारे में बात करूँ तो जिला पंचायत की स्थायी समिति के लिए हम धारा कौन सा पढ़ते हैं जी? तो याद रखना है, धारा है आपका कौन सा? 47। जिला पंचायत की स्थायी समितियों के लिए धारा कहेगा तो कौन सा है आपका? 47। दूसरा, जिला पंचायत के अध्यक्ष इसका सभापति होता है। जिला पंचायत का अध्यक्ष इसका क्या होता है? सभापति होता है, बिल्कुल सही है। जिला पंचायत का अध्यक्ष इसका क्या होता है? सभापति होता है। ये सही है? गलत है। अभी जस्ट मैंने बताया कि सब जगह का सेकंड पर्सन, जैसे कि ग्राम पंचायत में उप सरपंच, जनपद में आपका उप सरपंच उपाध्यक्ष, और जिला में आपका उपाध्यक्ष, तो अगला सही होगा। जिला पंचायत का उपाध्यक्ष इस समिति का क्या होता है? सभापति। सभापति कहने का मतलब क्या है? पर अब आपका स्टार्ट हो चुका है, हो गया। ठीक है, अगला हम देखते हैं, समिति में एक महिला सदस्य का समिति के सदस्य सभापति का चुनाव करते हैं? नहीं, क्योंकि जिला पंचायत का जो उपाध्यक्ष होता है क्या होता है आपका? पद में रहते तक। तो तीसरा पॉइंट भी गलत हो गया। समिति में एक महिला सदस्य होना आवश्यक है, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हम बार बार पढ़ते हैं महिलाओं को देना है शिक्षा, उनके स्वास्थ्य का रखना है ध्यान, ताकि समाज का क्या हो सके? कल्याण। और हम पढ़ते भी तो हैं आपकी स्थायी समितियों के बारे में। ठीक है, अगला, समिति में एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य का होना आवश्यक है। समिति के एक अनुसूचित जाति यानी कि आपका एससी, एक अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का होना आवश्यक है, बिल्कुल है। समिति में अन्य पिछड़े वर्ग का एक सदस्य होना चाहिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो आंसर कौन कौन सा हो जाएगा?
दूसरा, चौथा और पांचवा है हमारे पास ऑप्शन? बिल्कुल है डी ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? शिक्षा समिति जनपद पंचायत के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है बताओ? प्रौढ़ शिक्षा, महिला एवं शिशु कल्याण, दुर्भिक्ष या संचार? शिक्षा समिति, सबसे पहले यदि मैं बात करूं शिक्षा समिति का और जनपद के बारे में बात कर रहा है, तो जनपद का उपाध्यक्ष इस समिति का क्या होता है? सभापति। साथ ही साथ याद रखना है आपको कि इसका पद कैसा होता है आपका? पदेन रूप से। इसका पद कैसे होता है आपका? पदेन रूप से। जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष का पद कैसे होता है? पदेन रूप से। इसके साथ ही साथ यदि मैं बात करूं कि ये अपना त्याग पत्र नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इसका पद क्या है? पदेन। या तो डायरेक्ट ये अपने उपाध्यक्ष का पद छोड़े, तब फिर आपका क्या हो सकता है? ये अपने पद को छोड़ सकता है। दूसरा, इस शिक्षा समिति में आपका एक ST/SC और एक महिला का होना क्या है? आवश्यक है। एक ST/SC और एक महिला का होना आवश्यक है। और जनपद पंचायत के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपका? संचार। तो बिल्कुल जितने भी बच्चे जिनका आंसर आ रहा था डी वाले सारे बच्चों का आंसर आपका सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनपद पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में सही क्या है पूछ रहा है। चलो बताओ। चलिए बताइए, जनपद पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में सही क्या है? अभी जस्ट मैंने बताया है, कोई अगर गलत किया तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, चलो बताओ। ये लो, हट गया, मैं साइड हट गया। जनपद पंचायत की शिक्षा समिति की बात कर रहा है, तो जनपद की स्थायी समितियों के बारे में क्या हो गया? जनपद पंचायत की स्थायी समितियों के बारे में यदि बात करेगा, तो जनपद पंचायत की स्थायी समितियों में आपको याद रखना है कौन सी धारा के अंतर्गत हम पढ़ते हैं? धारा आपका 47। स्थायी समितियां होती हैं 5 प्रकार से, जिसमें से एक प्रकार है आपका शिक्षा समिति। एक प्रकार है आपका शिक्षा समिति। इस शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखना है जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष इस समिति का क्या होता है? सभापति। सभापति कहने का मतलब क्या है आपका? अध्यक्ष। और इसका पद कैसा होता है आपका? पदेन रूप से। यानी कि जो भी जनपद का उपाध्यक्ष बनेगा, जो भी आपके जनपद का उपाध्यक्ष बनेगा, याद रखना है जो भी व्यक्ति जनपद का उपाध्यक्ष बनेगा इस समिति का क्या बनेगा? सभापति। साथ ही साथ इसका पद पदेन रूप से है, तो ये अपना त्याग पत्र भी नहीं दे सकता। अगर त्याग पत्र देना चाहे तो बिल्कुल दे सकता है, पर इसे उपाध्यक्ष का पद ही छोड़ना होगा। कई क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं। अगला, अब हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कहता है? क्वेश्चन आपका कहता है कि इसमें 5 सदस्य होते हैं। बिल्कुल याद रखना है। अपडेट हो चुका है आपका, निर्वाचन आयोग के द्वारा अपडेट करवाया जा चुका है, इसीलिए मैं MCQ फिर से करवा रहा हूं। याद रखना है, इसलिए मैं ये MCQ फिर से करवा रहा हूं क्योंकि अपडेट वाला डाटा है ये आपका। अब आपके जनपद पंचायत में समितियों की संख्या होती है 5। कितना होता है? 5। यदि विहित प्राधिकारी यानी कि आपका कलेक्टर यदि चाहे
तो जरूरत पड़ने पर छठवां और सातवां समिति गठन कर सकता है। पर अभी आंसर क्या लेना है, जनपद पंचायत में स्थायी समितियों की संख्या 5 होती है। इसमें कम से कम 2 महिला होती है, सॉरी, इसमें 7 सदस्य होते हैं क्या, गलत। इसमें कम से कम 2 महिला होते हैं क्या, गलत। इसमें कम से कम 1 महिला होती है, याद रखना है आपको, इसमें कम से कम 1 महिला होती है, आपको याद रखना है। इसमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य होते हैं क्या, बिल्कुल होता है। इसमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य होता है क्या, तो बिल्कुल होता है। या याद रखना है, इसमें अनुसूचित जाति का एक सदस्य होता है, गलत। इसमें अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य होता है, गलत। याद रखना है, इसमें अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला, चौथा और पांचवा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, तो बिल्कुल जितने बच्चों ने जवाब दिया था डी। अगला प्रश्न, जनपद पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में सही क्या है। और अब तक तो आपको सारा चीज पता चल चुका होगा। चलो जल्दी से इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा। जनपद पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में सही क्या है पूछ रहा है, बताइए जल्दी से क्या होगा। ध्यान से पढ़ो, मैं साइड हट गया हूं, ठीक है। चलो जी बताओ इसका आंसर क्या होगा। सदस्य नामित किए जाते हैं, गलत। सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि निर्वाचन आपका 2 तरीके से होता है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा आपका अप्रत्यक्ष। तो बिल्कुल अप्रत्यक्ष तरीके से आपके निर्वाचित किए जाते हैं। एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, समिति में अवश्य होना चाहिए। देखो मैंने पहले ही कहा है कि जनपद में आपका पदेन सदस्य होता है विधायक, जनपद में आपका पदेन सदस्य होता है विधायक। और उसके बारे में आपको याद रखना है, विधायक यदि जनपद में 5 समितियां हैं तो 5 समिति में पदेन सदस्य होता है। तो ये समिति में अवश्य होना चाहिए, ये ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो तो ऑलरेडी रहता है आपका। समिति में एक महिला सदस्य सहयोजित की जाती है, बिल्कुल एक महिला सदस्य का रहना जरूरी है। समिति में एक अंतर जातीय या जनजातीय सदस्य आयोजित रहना चाहिए, बिल्कुल सही है। समिति में एक अन्य पिछड़ा वर्ग सदस्य संयोजित किया जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या क्या हो जाएगा, बी, डी और ई, बी, डी और ई। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, बी, डी और ई। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है आपका, ठीक है, तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न, चलिए सही जोड़ी मिलाने के लिए बोल रहा है, सही जोड़ी मिलाइए। क्लास में जो मैंने पढ़ाया है वो अगर आपने ध्यान से सुना होगा, द ओनली फॉर लिसन केयरफुली, तो आप इसका आंसर आराम से बना दोगे।
सबसे पहले यदि मैं बात करूं किसके बारे में, तो शिक्षा। शिक्षा के बारे में मैंने बार बार कहा है कि वो पॉइंट हमेशा याद रखना। महिलाओं को देना है शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, उससे महिलाओं का क्या हो सके, समाज कल्याण। तो कृषि समिति को आप छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, आपको जो कॉन्सेप्ट पता है वो कौन सा है आपका, आपको पता है कि शिक्षा समिति किससे रिलेटेड है, स्वास्थ्य और स्वच्छता से। मैंने क्लास में आपको पढ़ाया है संचार एवं संकल्प, मतलब किसकी बात कर रहा है, आपके जो आप बोलना चाहिए कि आपके घरों में जो नल लगा रहता है या ग्रामीण क्षेत्रों में जो जल प्रदाय क्षेत्र है, ठीक है, तो जल के बारे में आपका बात करता है संचार एवं संकर्म में। अगला है सहकारिता एवं उद्योग। आप सभी को पता है कि स्व सहायता समूह SHG के बारे में आप सबने पढ़ा है। किसके बारे में, SHG के बारे में आप सबने पढ़ा है, ठीक है। तो SHG क्या कहता है, आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या कहता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसके बारे में बात करता है। तो याद रखना है सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सहकारिता एवं उद्योग आप क्यों खोलते हो, महिलाओं के लिए, ताकि इसमें क्या हो सके, अच्छा सॉरी ये इसमें होगा सहकारिता एवं उद्योग, तो मितव्यता और अल्प बचत के लिए। और कृषि समिति आपका क्या हो जाएगा, समिति समोच्च बंधन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4312। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के बारे में बात कर रहा है। बताओ जी इसका आंसर क्या होगा। सी ऑप्शन, A, D और F है ना। अब देखो इसको आपको दो परिप्रेक्ष्य से देखना है। कौन कौन से दो परिप्रेक्ष्य से, जनपद पंचायत के परिप्रेक्ष्य से भी और जिला पंचायत के परिप्रेक्ष्य से भी, ठीक है। चलो ध्यान से पढ़ो, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा। चलो अब हम देखते हैं। जनपद में तो आपने पदेन सदस्य देख लिया था। एक कॉन्सेप्ट है जो मैं बता देता हूं आपको। जिला पंचायत में पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो एक आपको याद रखना है, विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाला विधायक, और दूसरा आपका संसद। संसद के अंतर्गत आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों आता है, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर पदेन सदस्य कौन होगा। यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं कि पदेन सदस्य कौन होगा, ठीक है। तो पदेन सदस्य कौन होगा, आओ जरा हम देखते हैं। यहाँ पर तो कुल 5 स्थायी समितियां होती है। ये तो आपके दोनों के मामले में सही था। तो ऐसा विधायक जिसका निर्वाचन क्षेत्र इसी जिला पंचायत में पड़ता हो या इसी जनपद में, वो रहेगा। दूसरा, ऐसा संसद जिसका जिला पंचायत इसी क्षेत्र में पड़ता होगा। नहीं, नवीन सर है क्या, नवीन सर का है 10 बजे। मैम 10 बजे नवीन सर का है MCQ।
संसद के मामले में याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या याद रखना, विधायक कोई दो समिति, विधायक याद रखना है आपके। विधायक के बारे में क्या याद रखोगे, कोई दो समिति का क्या रहता है, वो विधायक क्या रहता है आपका, कोई दो समिति। जिला पंचायत के मामले में याद रखना है, विधायक कोई दो समिति का क्या होता है, पदेन सदस्य। और संसद के मामले में आपको याद रखना है कि विधायक, संसद के मामले में क्या याद रखोगे कि आपका जिला पंचायत में पदेन सदस्य के मामले में अपनी मर्जी से यानी कि इच्छा अनुसार दो समिति में क्या रहेगा, पदेन सदस्य। इसके पहले जब हमने जनपद के बारे में पढ़ा था तो जनपद में हमने देखा कि विधायक अगर 5 समिति है जनपद में तो पांचों की पांचों समिति का क्या था, पदेन सदस्य था। पर जिला पंचायत के मामले में याद रखना है, विधायक कोई दो समिति का क्या रहेगा, पदेन सदस्य। और संसद इच्छा अनुसार कोई दो समिति का क्या रहेगा, पदेन सदस्य रहेगा। जनपद पंचायत में हमने देखा था तो कितना समिति था, 5। वहां पर केवल आपका विधायक आता था, तो विधायक पांचों की पांचों समिति का सदस्य था जनपद पंचायत के मामले में, पदेन सदस्य में। पर यदि मैं बात करूं जिला पंचायत के मामले में, तो जिला पंचायत में जब मैं पदेन सदस्य की बात करता हूं तो यहां पर आपके विधायक और संसद दोनों हैं। तो विधायक कोई दो समिति का रहेगा जिला पंचायत में, और संसद इच्छानुसार दो समिति का सदस्य रहेगा, पदेन सदस्य आपके जिला पंचायत में। अब उस परिप्रेक्ष्य से आप ये क्वेश्चन बनाइए। तो उस परिप्रेक्ष्य से जब आप ये क्वेश्चन बनाओगे तो पहला कह रहा है आपका कुल 5 स्थायी समितियां होंगी, बिल्कुल सही है। कुल कितनी समितियां होती हैं, 5, बिल्कुल सही है। जनपद और जिला पंचायत के अध्यक्ष स्थायी समितियों के सभापति को नामांकित करते हैं, गलत। जनपद पंचायत और जिला पंचायत के सदस्य अपने में से स्थायी समितियों के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। जनपद पंचायत और जिला पंचायत के सदस्य अपने में से स्थायी समितियों के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। ठीक है, जनपद और जिला पंचायत के सदस्य अपने में से स्थायी सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। गलत। विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है किन्हीं दो समितियों का पदेन सदस्य होता है, सही है। अब यहाँ पर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर इसमें जनपद भी तो दिया है, तो भैया आपको ऑप्शन देख के चॉइस करना है, इसमें जिला पंचायत भी तो दिया है। मानता हूं मैं कि जनपद पंचायत में 5 स्थायी समितियां होती है और पांचों के पांचों का सदस्य होता है आपका विधायक, पर यहाँ पर जिला पंचायत भी तो दिया है और जिला पंचायत में कोई दो समितियों का ही क्या रहता है, ये पदेन सदस्य। सांसद जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है सभी समितियों का पदेन सदस्य होगा, गलत। सांसद जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है किन्हीं दो समितियों का क्या होगा, पदेन सदस्य होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, डी और एफ। क्या हो जाएगा आंसर, ए, डी और एफ। ये वाला ऑप्शन मत देखना, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, डी और एफ। इसको छोड़ दो, ठीक है, ये ए, डी और एफ होगा। अगला प्रश्न, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष निर्वाचन किसे मत देने का अधिकार होता है। जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के निर्वाचन में किसे मत देने का अधिकार होता है। जनपद पंचायत के समस्त सदस्य, जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य, जनपद पंचायत के पदेन सदस्य और जनपद पंचायत के अधीन ग्राम पंचायत के सरपंच। चलो बताओ जी, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के निर्वाचन में किसे मत देने का अधिकार होता है, बताओ।
अब ये धारा कौन सा है, तो मैं आपको बता देता हूं। धारा है आपका 25। कौन सा है आपका धारा? धारा है आपका 25। धारा है आपका 25। और धारा 25 क्या कहता है, तो आप सभी को मैं बता दूं, जनपद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के बारे में बात करता है। जनपद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के बारे में बात करता है। जनपद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के बारे में बात करता है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं इसके निर्वाचन में भाग कौन लेता है, तो याद रखना है जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य। 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 अगला यदि मैं बात करूं, ठीक है, क्या पदेन सदस्य इसके निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो याद रखना है पदेन सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं लेते। पेपर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, क्या धारा 25 के तहत जब जनपद पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है तो उस टाइम आपका पदेन सदस्य भाग लेता है क्या? ये पेपर में पूछता है बार बार, तो याद रखना है पदेन सदस्य भाग नहीं लेता। और उस हिसाब से यदि आप ऑप्शन के हिसाब से जाओगे तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं सबका जवाब सही है। जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य आपके चुनाव में भाग लेते हैं। केवल इसे आप एक क्वेश्चन के दृष्टिकोण से मत देखिए। मैंने धारा बताया, पदेन सदस्य भाग नहीं लेते ये बताया, जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन धारा 25 है, 3 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मिला के आपका 4 क्वेश्चन। जितना भी आज आपने क्वेश्चन किया है उसे सिंगल क्वेश्चन मानने की गलती मत करिए। हर एक लाइन आपका अलग अलग क्वेश्चन बता रहा है इसके लिए। अगला प्रश्न, जनपद पंचायत की स्थायी समिति में सही क्या है पूछ रहा है। कुछ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, उसका जवाब देना। कौन सी धारा में पढ़ते हैं, कितनी समितियां हैं और उन समितियों के नाम क्या है। चलो बताओ, इसका आंसर तो आराम से बता दोगे। चलो जी बताओ। लो मैं साइड हट गया। जनपद पंचायत की स्थायी समितियों के मामले में यदि बात करोगे, ठीक है, तो स्थायी समिति में आपको याद रखना है धारा। धारा कहेगा तो याद रखना है धारा कौन सा है आपका 47। धारा कहेगा तो याद रखना है कौन सा धारा होगा आपका 47। जनपद पंचायत की स्थायी समितियों में कितनी समितियां हैं, तो आप सबको पता है 5। पहला कौन सा है आपका, तो याद रखना है सामान्य प्रशासन समिति। पहला कौन सा है आपका सामान्य प्रशासन समिति। दूसरा है आपका शिक्षा और स्वास्थ्य समिति, शिक्षा समिति। तीसरा है आपका कृषि समिति।
चौथा है आपका संचार एवं संकर्म, और पांचवा है आपका सहकारिता एवं उद्योग। यदि इतना डिटेल में आपको चीज़ें पता है तो बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, प्रश्न बन जाएगा। तो एक हमें दिया है सामान्य प्रशासन समिति, दूसरा दिया है कृषि, तीसरा दिया है शिक्षा, लोक कल्याण नहीं होता, वित्त नहीं होता, सहकारिता एवं उद्योग। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी, सी और एफ। ठीक है, पर इतना सारा चीज़ आपको याद रखना होगा। धारा 47 कहता है आपके जनपद पंचायत की स्थायी समितियों के बारे में बात करता है। उसमें से एक है आपका सामान्य प्रशासन समिति, दूसरा है आपका शिक्षा समिति, तीसरा है आपका कृषि समिति, और ये उसके बाद है आपका सहकारिता एवं उद्योग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलो क्वेश्चन की ओर आते हैं। चाहे वो कहे जनपद कहे, चाहे वो जिला कहे, चाहे वो जनपद कहे, चाहे वो जिला कहे, चाहे वो जनपद कहे, चाहे जिला कहे, जनपद या जिला के बारे में यदि बात किया जाएगा तो याद रखना है, चाहे जनपद चाहे जिला, स्थायी समितियों के लिए धारा पढ़ते हैं 47। इसमें आपके दोनों में चाहे जनपद हो चाहे जिला 5 प्रकार की स्थायी समितियां होती है। एक आपका सामान्य प्रशासन समिति, दूसरा आपका शिक्षा स्वास्थ्य और समाज कल्याण, तीसरा आपका सहकारिता एवं उद्योग, ठीक है, अगला है आपका संचार एवं संकर्म, और पांचवा है आपका कृषि समिति। तो जिला पंचायत में एक सहकारिता और उद्योग समिति होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा, जनपद पंचायत में एक संचार और संकर्म होती है, चाहे जनपद हो चाहे जिला, दोनों में होता है। समिति के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये गलत है। समिति में विषय विशेषज्ञ नामित किए जाते हैं, बिल्कुल समिति में विषय विशेषज्ञ रखे जाते हैं। एक विधायक जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है, सभी समितियों का पदेन सदस्य होता है, ये गलत है। हालांकि आपका विधायक जनपद पंचायत की सारी समितियों का पदेन सदस्य होता है, पर इसमें जिला पंचायत भी तो दिया हुआ है आपका। अगला, जिला पंचायत या जनपद पंचायत, जिला पंचायत या जनपद पंचायत का अध्यक्ष शिक्षा समिति का सभापति होता है क्या? नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। क्या हो जाएगा आपका? 1, 2 और 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत के किस समिति के क्षेत्राधिकार में आता है? एकदम आसान, मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर आप लोग नहीं बता पाएंगे, ऐसा कुछ होगा। ध्यान से पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत के किस समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं? ऑप्शन ए सामान्य प्रशासन समिति, ऑप्शन बी शिक्षा स्वास्थ्य और समाज कल्याण समिति, ऑप्शन सी वित्त समिति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। करारोपण यानी कि आपका टैक्स, लेखा ग्राम पंचायत की किस समिति के क्षेत्राधिकार में आता है? आपको लग रहा होगा वित्त समिति, तो ऐसा तो कोई समिति होता नहीं है, चाहे जनपद में जाओ चाहे जिला में।
उपरोक्त में से कोई नहीं भी होगा ही नहीं। शिक्षा के अंतर्गत आप थोड़ी ना टैक्स वैक्स लेखा ग्राम पंचायत ये सब थोड़ी ना करते रहोगे, तो होगा क्या? सामान्य प्रशासन समिति। इसके बारे में फिर से बता देता हूँ। सभी जगह का प्रमुख, जैसे कि ग्राम पंचायत में आपका सरपंच, जनपद में आपका जनपद का अध्यक्ष और जिला में आपका जिला का अध्यक्ष, इसका क्या होता है? पदेन रूप से सभापति। पदेन रूप से सभापति होने के कारण ये अपना क्या नहीं दे सकते? त्याग पत्र नहीं दे सकते। पदेन रूप से सभापति होने के कारण ये अपना क्या नहीं दे सकते? त्याग पत्र नहीं दे सकते। तो बिल्कुल जितने बच्चों ने जवाब दिया था ए वाले बच्चों का आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही। अगला प्रश्न, सूखे से निपटने के लिए योजनाओं को किस स्तर पर तैयार किया जाता है? एक छोटा सा क्लू मैं दे देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। आप लोग जिस क्षेत्र में जिस स्तर पर काम करने वाले हो वही होगा इसका आंसर। बस इतना क्लू मैंने दे दिया है कि आप लोग जिस स्तर पे काम करने वाले हो उसी स्तर पे आपका क्या होगा? आंसर होगा। एडीओ बनने वाले हो और एडीओ बनने के बाद आप कौन से स्तर पर काम करने वाले हो ये आप सभी को पता है। चलो बताओ क्या होगा? जिला, राज्य, विकासखंड या संभाग? सूखे से निपटने के लिए योजनाओं को किस स्तर पर तैयार किया जाता है? जिला, राज्य, विकासखंड। तो किस स्तर पर? ना तो जिला, ना तो राज्य, ना तो संभाग। याद रखना है, कोई क्षेत्र यदि सूखा पड़ जाता है किसी कारण से, जैसे कि पानी नहीं गिरा, और बहुत सारे कारण हैं, कभी अलग अलग चीज़ें होती है अलग अलग चीज़ों के लिए, तो याद रखना है आपको। क्या चीज़ याद रखोगे? कि आपके विकासखंड स्तर पर सूखे से निपटने के लिए योजनाओं को किस स्तर पर तैयार किया जाता है? तो विकासखंड स्तर पर। और आज का ये सेशन क्या हो चुका है? लास्ट। पर एडीओ की क्लासेस लगातार चल रही है साध्य पीएससी एकेडमी में। यदि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल करिए साध्य पीएससी एकेडमी ज्वाइन, ठीक है? और बिल्कुल इसका आपको फ़ायदा मिलेगा आने वाले एग्ज़ाम में। कुछ चीज़ें और है जो आपसे साझा कर देता हूं मैं, क्योंकि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और उसमें सबसे बड़ा चीज़ है आपका एडीओ का टेस्ट सीरीज़। यदि अब तक आपने एडीओ का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल करिए। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जब आप स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ से आप ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा इस टेस्ट सीरीज़ में विशेषता क्या क्या रहेगी? तो आप सभी को मैं बता दूं, गुणवत्ता युक्त प्रश्नों का संकलन। सबसे मज़ेदार बात जो है वो रहेगा आपका व्याख्या सहित उत्तर। पूरा आंसर टिक करने के बाद जब आप फाइनल सबमिट करते हो तो आपको नंबर दिखाता है। और व्यू सॉल्यूशन में जैसे ही टिक करते हो, किसमें? व्यू सॉल्यूशन में जैसे ही टिक करते हो तो आपको वहाँ पर क्या दिखाता है? फिर आपको व्याख्या। टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज आपका मॉडल टेस्ट होगा। 24/7 आपको टेस्ट दिलाने की सुविधा मिलेगी। रजिस्ट्रेशन हो चुका है ओपन, तो बिल्कुल आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अभी आपका चल रहा है 50% का डिस्काउंट, तो बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाइए। 30 आपका टेस्ट है और 2000 से अधिक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी बच्चे हैं जिनको लगता है कि सर हमारा तैयारी कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल आप लोग एडीओ का ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए, ठीक है? और आज का क्लास ज़रूर थोड़ा लंबा रहा, पर ये क्लास आप देखने के बाद आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। स्थायी समिति कुछ भी नहीं छूट रहा है, ठीक है? तो बिल्कुल ऐसे ही क्लास हम लेकर आते रहेंगे रोज़। आज का क्लास आपको कैसा लगा बिल्कुल आप सभी कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।